हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ पे, जिसमें हमने एडवांस क्वेश्चंस लिए हैं। 6.1 में हमने एनसीईआरटी बेस्ड लिए थे, उनका हमने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया था। एंड 6.2 में हमने पीवाईक्यूज लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको एक सिमुलेशन से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चार्ज है, ये 100 माइक्रोकूलम है, और ये वाला जो चार्ज है ये 200 माइक्रोकूलम है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन में दिया है, इसको हमने कोऑर्डिनेट्स 1 2 पे रखा है। 0 जेड एक्सिस पे 0 है, तो हम डायरेक्ट 1 2 भी लिख सकते हैं। और इसको हमने यहाँ पे 4 4 पे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में आपस में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ। अगर आपको खाली फोर्स को वैल्यू की फॉर्म में देखना है कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इट इज 13.8 न्यूटन एंड दिस इज ऑल्सो 13.8 न्यूटन। ठीक है, अब ये फोर्स क्या लग रहा है, सबसे पहले तो हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी पीपीटी में बता दूंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना सेम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखेगा। तो एक बार आपको मैं वेक्टर फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, वेक्टर फॉर्म में कैसे दिख रहा है ये, 11.5 आई कैप प्लस 7.68 जे कैप। ठीक है, समझ में आया। सेम हेयर, यहाँ पे थोड़ा छुप गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, -11.5 आई कैप माइनस 7.68 जी कैप। ओके, और ऐसा कैसे दिख रहा है, इसको मैं आपको एक बार कंपोनेंट्स में दिखाती हूँ। ये देखिए, तो कंपोनेंट्स में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर एक राइटवर्ड फोर्स लग रहा है और अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, अपवर्ड एक कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे दोनों डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा आई और जे दोनों क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे आई और जे दोनों क्या है, पॉजिटिव। इसको हम फिर से चेंज कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो नाउ यू कैन इजीली सी दिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। अब इसको पीपीटी में समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे दो चार्जेस दिए गए हैं, क्यू ए एंड क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू है, इट इज 120 एंड क्यू बी की वैल्यू है, इट इज 440। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे जो फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है, बट हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो इन जनरल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आर वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप। ठीक है, तो आर कैप क्या हो गया यहाँ से हमारा, दिस अपॉन दिस। क्लियर हो गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन दिस इज आर वेक्टर अपॉन मॉड आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, दिस विल बिकम लाइक दिस। देखिए, दिस इज आर क्यूब हो जाएगा और ये आर वेक्टर। क्लियर। अब अगर हमें आर वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज देखिए हम ए से बी की तरफ फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये इस पे कैसे लगाएगा, ऐसे, और ये इसके ऊपर कैसे लगाएगा, ऐसे। ठीक है, तो जब हम निकाल रहे हैं एफ ए बी, यानी एफ ए बी यानी फोर्स एट ए ड्यू टू बी, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इट इज के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का क्यूब और आर ए बी वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आर ए बी क्या हो जाएगा बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स, यानी 1 - 4 आई कैप प्लस 2 - 4 जे कैप। क्लियर, ओके। तो ये क्या हो गया, इट इज -3 आई कैप -2 जे कैप। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से हम आर बी ए भी लिख सकते हैं। तो हमारा आर बी ए क्या हो जाएगा, इट इज के क्यू बी क्यू ए अपॉन आर बी ए का क्यूब एंड दिस इज आर बी ए। तो यहाँ पे आर बी ए क्या है, देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है आर का, केवल यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आर बी ए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इट इज 4 - 1
आई कैप प्लस 4 minus 2 j cap. So this is 3 I cap plus 2 j cap. आई थिंक ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, के क्यू ए क्यू बी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। व्हाट इज के क्यू ए क्यू ए एंड क्यू बी। इवन आप आर क्यूब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आर क्यूब भी क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आने वाला है। तो के क्या हो गया, इट इज 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू ए हो गया आपका, इट इज 100 माइक्रोकूलम। क्यू बी हो गया 200 माइक्रोकूलम अपॉन आर। कहाँ क्या होगा यहाँ से, तो हम आर का एक मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमारा आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दिस इज 9 प्लस 4, इट मीन्स इट इज स्क्वायर रूट 13। तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 3.61। क्लियर, ओके। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं 3.61 का क्यूब। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो देखिए। सो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.383 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर हो गई बात आपको, और ऑब्वियसली हम इसको न्यूटन लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है, आगे चले। चलिए, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज माय एफ ए बी। एफ ए बी अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर क्यूब, विच इज 0.383 इंटू 10⁻⁻3। और ये वाला वेक्टर जो हमने निकाला था, तो इसको हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे, -3 i कैप माइनस 2j कैप। बात समझ में आ गई क्लियरली, ठीक है, ओके। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एंड ये हमारा क्या आ जाएगा, इट इज इन न्यूटन। क्लियर। अब हम बात करते हैं एफ बी ए की। एफ बी ए क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज आएगा 0.383 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और हमारे यहाँ पर ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज 3 i कैप प्लस 2j कैप। तो जैसे आपने सिमुलेशन में देखा था, आप पीछे वापस से जाके देख सकते हैं वीडियो के अंदर, तो आपको ये दिखेगा कि ये हमारा बी के ऊपर किस तरीके से फोर्सेस आ रहे हैं, दिस इज लाइक दिस एंड ऐसे। और ए के ऊपर कैसे फोर्सेस आ रहे हैं हमारे, ऐसे और ऐसे। और दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, दोनों की वैल्यूज, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का वो क्या आएगा, इट इज सेम। क्लियर हो गया, चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, कि एक चार्ज है हमारा -Q2, उसके चारों ओर सर्कल में एक दूसरा चार्ज घूम रहा है Q1। तो वो बोल रहे हैं कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, यानी टाइम पीरियड क्या होगा, और इस चार्ज की स्पीड क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो हमको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है विच एक्ट्स इनवर्ड, ओके। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले एक्चुअल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्चुअल फोर्स है, लेकिन इट्स लाइक दैट कि हम जैसे कोई भी फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है ना, जैसे अगर हम बात करें कि एक सन है और अर्थ है, तो अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी को हम सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एक्टिंग रेडियली इनवर्ड। क्लियर, ओके। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर बैठ जाओ, तो आपको क्या फील होगा, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। आपको ये फील होगा कि यहाँ पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, इन दोनों चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बात समझ में आई, आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में हम यहाँ इस चार्ज के ऊपर बैठे हुए हैं, हम इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठे हुए हैं, और इस केस में हम इसको बाहर से देख रहे हैं। समझ में आ गई बात, आई थिंक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। चले आगे, चलिए। तो अभी हम यहाँ पे एफ ई निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारा एफ ई कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज के
Q1 Q2 upon R square. We are just taking the magnitude. क्लियर? ओके। अब हमें पता है हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा तो नहीं है, तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? इट इज mR ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ये इन्वर्ट कौन सा लग रहा है? इट इज Fe। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? हम यहाँ पे लिख देंगे Fe इज इक्वल टू mR ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ Fe फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। यहाँ पे हमारा आ जाएगा इट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mR ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। मैं इसके लिए एक दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं इट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mR ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा? K Q1 Q2 अपॉन m R क्यूब और उसका स्क्वायर रूट। नाउ व्हाट वी डू, वी पुट द वैल्यू ऑफ K हियर। तो K की वैल्यू क्या होती है? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो दिस इज Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught mR cube. This is your omega. Now, from equation number 2, हमें क्या मिला? T is equal to 2 pi by omega. अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारा? इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि ओमेगा नीचे है। सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mR क्यूब अपॉन Q1 Q2। क्लियर? ओके। अब आप यहाँ से क्या बाहर ले सकते हैं? देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा और आप आर को बाहर ले सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज 4 पाई और आर क्यूब है तो आर स्क्वायर का एक आर बाहर आ जाएगा। तो हमारा ये क्या बचा यहाँ पे? द पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अपॉन Q1 Q2। सो दिस इज योर टाइम पीरियड। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड कितना होगा? ठीक है, क्लियर है? तो चलिए वो स्पीड भी निकाल। तो ये देखिए अभी हमने ये ओमेगा निकाला यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर, है ना? वेक्टर प्रोडक्ट होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब भी हम कोई कर्वीलिनियर मोशन करते हैं तो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो हमारा जो ओमेगा है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से v कितना आ गया? इट इज आर ओमेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? इट इज आर ओमेगा। आर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज आर। अब देखो यहाँ नीचे आर क्यूब है ना, तो हम इसको आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर से आर कैंसिल आउट, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गई? इट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको एक बार आप घर पे हाथ से प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगी, तो थोड़ा ध्यान दें आप यहाँ पे। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, लिख लीजिए। व्हेन two identical bodies when two identical bodies having charges q1 and q2 respectively are brought in contact and separated, then the charge on each body is q1 plus q2 by 2। तो इसको एक बार समझ लीजिए।
कि कोई भी दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर है Q2। अगर हमने इन दोनों को टच किया, कांटेक्ट में लाए, या तो आपने यहाँ पर एक वायर लगा दिया, कंडक्टिंग वायर, है ना, तब भी ऐसा होगा, या आपने इन दोनों को यहाँ पे टच कर दिया तो भी ऐसा होगा। तो आपने यहाँ पर अगर इनको किसी भी तरीके से कांटेक्ट में लाए तो दोनों का टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। और जब आप सेपरेट करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इट इज हाफ। पर मैंडेटरी कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल, मतलब एकदम एक जैसी होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के ऊपर। उस वीडियो पे आपको बहुत अच्छे से ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट अगर हमारी बॉडीज जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगी तो सेम चार्ज, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हमारे दो स्फीयर हैं ए एंड बी और दोनों चार्ज हैं, तो हम लिख सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू। दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब एकदम सेम है और दोनों पे सेम चार्ज है। अब एक हम थर्ड स्फीयर लेके आ रहे हैं, इसको बोलेंगे हम सी। तो हमने क्या किया, ये अनचार्ज है, इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस स्फीयर को सबसे पहले हम ए के कांटेक्ट में लाए, इससे हमने टच किया। तो अब क्या होगा, हमारे यहाँ पे ये भी आइडेंटिकल शेप का है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने ए के साथ इसको कांटेक्ट में लाए तो ए पर टोटल चार्ज कितना था, क्यू, ठीक है। तो अब जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे, अभी तो दोनों पे चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया। बट जब आप दोनों को सेपरेट करोगे तो हमारा ए के ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा, इट इज Q/2। और हमारा सी के ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा, इट इज Q/2। क्लियर हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है, इसके बाद हमने सी को बी के कांटेक्ट में रखा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा सी, इस पे चार्ज है Q/2 और उसको बाद हमने इसको बी के कांटेक्ट में रखा जिस पर चार्ज है Q, ठीक है। तो हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, Q/2 प्लस Q, ठीक है, विच इज 3Q/2, राइट, क्लियर, ओके। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट किया तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3Q/2 का हाफ, ठीक है। सो दिस इज गोना बी 3Q/4, ये सी पे आ जाएगा। और बी पे कितना आ जाएगा, बी पर भी आ जाएगा 3Q/4। क्लियर हो गई बात, ओके। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि अब फाइनली अब ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो आप इधर ध्यान दें। तो ये हो गया हमारा ए पे हमारा चार्ज हो गया था Q/2 और ये हो गया बी पे हमारा चार्ज हो गया था 3Q/4। सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो हमारा फोर्स कितना हो गया बेटा, इट इज Q/2 3Q/4 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3KQ स्क्वायर अपॉन 8r स्क्वायर। आपको समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी कंसेप्ट पे बेस है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान से रीड करें, विजुलाइज करें दिमाग में और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q, एक को हमने A0 पे रखा है, एक को -A0 पे रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज रखें, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट स्टेबल हो। अब ध्यान देंगे कि टेस्ट चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, बट उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ही कम है, जो इन चार्जेस को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले एक सिमुलेशन से समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दो चार्जेस हैं, दोनों 400 माइक्रोकूलम के हैं, ठीक है, ओके। और हमें इस ये हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, ओके। इस चार्ज को हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक स्लाइडर बनाया है, इस स्लाइडर से हम इस चार्ज की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जब हम इसको ड्रैग करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो इसके साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए इसके ऊपर फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है 0.9 न्यूटन। अब अगर मैंने इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तब देखिए क्या होगा, दिस इज ऑसिलेटिंग। एंड व्हाई इट इज ऑसिलेटिंग, ध्यान देंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑसिलेट कर रहा है। देखिए जैसे ही मैंने पॉज किया, इधर की साइड इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स है कितना है 0.388 न्यूटन, ठीक है। और इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितना है 3.95 न्यूटन। लेकिन इसका अमाउंट बड़ा है जो ये लगा रहा है और इसकी वजह से कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो अब ये इसको रिपेल करेगा,
तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो देखो ये फोर्स कम होता गया, यहाँ पर पॉज करती हूँ मैं। अब जैसे ही इसके पास आया तो इसका ये जो फोर्स लगा रहा था ये बढ़ गया 1.33 और ये क्या है कम। तो इसके रिपल्शन की वजह से ये चार्ज कहाँ जाएगा, उधर की साइड। तो इस तरीके से ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये ऑसिलेट करता रहेगा और इसका ग्राफ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ये ग्राफ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ कैसा है, टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। आपको समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देती हूँ। देखिए मैंने अभी इसको 4 माइक्रोकूलम कर दिया। तो अब देखिए क्या हुआ, और क्लियर दिखाने के लिए मैं थोड़ा फोर्सेस को छोटा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो दिख रहा है आपको ये तेजी से ऑसिलेट करने लग गया। अब सपोज करिए मैंने इसको नेगेटिव बना दिया, -1, ये उधर जाके चिपक गया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना ज्यादा। अभी मान लीजिए मैं इसको दूर लेके जाती हूँ तो भी देखिए ये उधर ही जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इज मोर देन ये वाला जो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये इससे क्या है, दूर है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है ये ज्यादा लग रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर है। तो वापस से मैं इसको पॉजिटिव बना देती हूँ। देखिए आप इसका ऑसिलेशन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो हमारा जो एक्सिस होगा उसके ऊपर कैसे ऑसिलेट करेगा, ये इस तरीके से। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, इसी के अंदर एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हमने इस चार्ज को बढ़ा दिया, इसको मैंने 500 माइक्रोकूलम कर दिया है और इसको 50 माइक्रोकूलम किया है, ठीक है, तब भी ये चार्ज जो सेंटर वाला चार्ज है, इफ इट इज पॉजिटिव दिस विल ऑसिलेट। लेकिन अब ये किसके पास ऑसिलेट करेगा, स्मॉल चार्ज के पास। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे बिग चार्ज से अगर दूर भी होगा तो भी इसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो काफी इफेक्टिव होगा। तो एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो आप ये देखिए ये कितना फोर्स लगा रहा है, 1.13, और ये कितना लगा रहा है, 0.12। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। राइट, ओके, अब मैं इसको ऑसिलेट कराती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप किसके पास ऑसिलेट कर रहा है, ये स्मॉल चार्ज के पास, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो ज्यादा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो चार्ज इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, लेकिन उनका साइन सेम होना चाहिए, तो उस केस में भी ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर इक्वल है तो फिर सेंटर में ऑसिलेट करेगा, और अगर अनइक्वल है तो स्मॉल चार्ज के पास ऑसिलेट करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब हमारा सेकंड पार्ट दिया है अनस्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट चार्ज है, अगर इसको हमको वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं तब क्या होगा, इसको भी हम सिमुलेशन से समझते हैं। देखिए, तो अभी इसके अंदर हमने वही दो चार्जेस लिए हैं, दोनों 400 माइक्रोकूलम के हैं, और यहाँ बीच में हमने एक चार्ज रखा है। अभी इसको मैंने कोई चार्ज नहीं दिया है। अब अगर ये देखिए ये इसका स्केल है, अगर इसको मैं पॉजिटिव बनाती हूँ, ये देखिए, तो दिख रहा है आपको दोनों इक्वल चार्जेस लगा रहे हैं रिपल्सिव। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, ये देखिए कैसे चार्जेस जा रहे हैं, सॉरी कैसे फोर्स जा रहा है, इस तरीके से। तो इन दोनों का नेट फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर। अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ तो ये देखिए, इसको अगर नीचे लेके जाती हूँ तो देखिए मेरा दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस, तो इनका नेट फोर्स भी कैसे आएगा, डाउनवर्ड। तो यानी अगर हमने वाई एक्सिस के अलोंग किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव किया तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, दिस चार्ज विल गो अवे फ्रॉम हियर। तो ये क्या हो गया, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? अब इसको ही हम नेगेटिव कर देते हैं। ये देखो, अगर मैंने नेगेटिव कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों का नेट फोर्स कैसे दिख रहा है, ऊपर। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो नेट फोर्स कैसे दिख रहा है, डाउनवर्ड। अब देखिए मैं इसको छोड़ देती हूँ प्ले करके, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ये अप डाउन ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बट अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
two identical metallic blocks resting on a frictionless horizontal surface. यहाँ पे जो भी important terms आ रही हैं उनको हम underline करते जाएंगे. It is identical metallic blocks, frictionless horizontal surface, are connected by a light metallic spring having a spring constant K and an unstretched length L naught. A total charge Q is placed on the system, causing the spring to stretch to an equilibrium length L. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है. यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक ब्लॉक्स हैं resting on a frictionless horizontal surface and they are connected by a light metallic spring having a spring constant K and an unstretched length L naught. A total charge Q is slowly placed on the system, causing the spring to stretch to an equilibrium length L as shown. Determine the value of Q, assuming that all the charge resides on the blocks and assuming the blocks as point charges. अब इस क्वेश्चन में ये जो हमारा सिस्टम है इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी मेरे दोनों के दोनों मासेस ऐसे रखे हैं और उनके बीच का लेंथ है L नॉट एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक स्प्रिंग. ओके, जैसे ही हमने इसको धीरे से चार्ज दिया, टोटल चार्ज Q दिया, तो ये दोनों जो बॉक्सेस हैं ये भी मेटल के हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग. अब ये जो हमारा टोटल चार्ज Q है ये क्या होगा, दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं. और डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक मेटेलिक स्प्रिंग से, तो इजी चार्ज कैन इजीली फ्लो. ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, राइट. ओके, इसको आज समझने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोस जाके देख सकते हैं जहां पर मैंने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ अब हमारा फाइनली जो लेंथ है वो कितनी आ गई, इट इज L. जब ये स्ट्रेच होंगे तो स्प्रिंग क्या काम करेगा, स्प्रिंग एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इनको वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए. तो वो फोर्स कितना होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fk से. हमारा फॉर्मूला होता है Fk इज इक्वल टू kx माइनस kx. या माइनस क्या शो करता है, जब भी वेक्टर में कहीं माइनस साइन आता है तो वो उसकी डायरेक्शन शो करता है. ठीक है, तो x क्या है, x है इलोंगेशन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स लगेगा. तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये k क्या है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x क्या है, चेंज इन लेंथ. तो हमारी फाइनल लेंथ क्या है, इट इज L और इनिशियल लेंथ है L नॉट. दिस इज L माइनस L नॉट. क्लियर. अब यहाँ पे क्योंकि दोनों पे Q/2 चार्ज है तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. अब ये दोनों पे पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, ओके, तो ये Fe कितना हो जाएगा हमारा, Fe हो जाएगा इट इज K Q/2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कितना है, दैट इज इनिशियल लेंथ L नॉट, क्योंकि हम पहले यहीं पे चार्ज प्लेस करेंगे फिर वो बाद में स्ट्रेच हो रहे हैं. क्लियर. सो दिस इज L नॉट का स्क्वायर. अब ये वाला जो K है ना बेटा, ये K नहीं है, ये दोनों के अलग अलग हैं. ठीक है, ये कूलाम कांस्टेंट है और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है. क्लियर. अब ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल होंगे तब हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा यहाँ पर फिर से. ओके, क्लियर. तो हमको वही निकालना है. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, Fe इज इक्वल टू, इस K की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/4πε0. ठीक है, तो ये आ जाएगा 4πε0 इंटू दिस. Fe को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 16πε0 L नॉट स्क्वायर. राइट. अब दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेट Fk and Fe to keep the system in equilibrium. To keep the system in equilibrium. ठीक है, ओके. तो अब जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज K L माइनस L नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 16πε0 L नॉट स्क्वायर. क्लियर. मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ और अभी हम इस इक्वेशन को
सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 पाई एप्सिलन नॉट एल नॉट स्क्वायर के एल माइनस एल नॉट। तो क्यू क्या आ जाएगा? इट इज स्क्वायर रूट 16 पाई एप्सिलन नॉट एल नॉट स्क्वायर के एल माइनस एल नॉट। हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं 16 स्क्वायर रूट 4 और एल नॉट स्क्वायर को एल नॉट ले लेते हैं। सो दिस इज पाई एप्सिलन नॉट के एल माइनस एल नॉट, और ये के कौन सा है? स्प्रिंग कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर है ये। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला है कि दो बीड्स हैं, उनका मास m है और उन पे चार्ज q है। ठीक है, इनको एक हेमी स्फेरिकल बाउल में रखा गया है जिसका रेडियस है r एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग। ओके, बीड्स मूव करते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं, तब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल R। ओके, हमें निकालना है व्हाट इज Q, जितना इनके ऊपर चार्ज है। तो इस चीज में आप ये ध्यान देंगे, हमें ये दिया है, फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो दिस इज, यहाँ पे भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये क्या होगा? दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, R R R, तो एंगल कितना हो जाएगा? इट इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि हेमी स्फेरिकल बाउल है, तो यहाँ पे जो भी मेरी रेडियस है R, वो इस सरफेस को 90 डिग्री पर कट करेगी। ठीक है, यानी जो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये टेंजेंट इस रेडियस के 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, ओके, राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ इधर, तो ये जो है, ये क्या है? ये एक 90 डिग्री पर है इससे। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। हम इस वाले बीड को कंसीडर करते हैं, तो इस पे एक तो ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है। एक इस पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg, राइट। एक ये वाला बीड इसके ऊपर लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर एंगल्स देख लेते हैं, तो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अगर हमारा ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना है? ये पूरा जो है ये है हमारा 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? दिस इज 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसका मैं एक FBD यहाँ पे बना लेती हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें। तो इसका एक FBD मैं यहाँ बना लेती हूँ। देखिए, Fe लग रहा है ऐसे, mg लग रहा है नीचे, और एक मेरा ये लग रहा है, दिस इज रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर मैं ये एक टेंजेंट जो थी ना हमारी, ये वाली टेंजेंट, इसको भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फोर्सेस का एंगल क्या है। ओके, तो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये देखिए, ये दिस इज 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज 30 डिग्री। इफ दिस इज 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया? दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड इफ दिस इज 60 डिग्री, ये कितना है? 90, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस 60, इट इज 30। क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? अब हम इन फोर्सेस को सबको रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग दिस टेंजेंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस सारे फोर्सेस को या तो इस रेड लाइन के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं, या हम ओरिजिनल जो हम एक्स और वाई लेते हैं उसके अलोंग कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इस रेड लाइन के अलोंग इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज माय प्लस एक्स, दिस इज माय माइनस एक्स, राइट। और ये क्या हो गया मेरा? दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई। ठीक है, क्लियर। अब हम जब रिजॉल्व करेंगे तो देखिए, इसके अलोंग मेरा एक कंपोनेंट आएगा Fe cos 30, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। ठीक है, इट इज Fe cos 30, राइट। और एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आएगा विच इज Fe sin 30। क्लियर हो गया? ओके, अब एक हमारा जो mg है, mg का कंपोनेंट इधर आएगा विच इज mg cos 60, और एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा विच इज mg sin 60। क्लियर हो गई बात? अब हम इनको सबको
बैलेंस कर लेते हैं। तो नाउ समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इसमें हमारा एक्स और वाई में कहीं पे भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स हमने इसके लॉन्ग लिया है, तो क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं? पॉजिटिव एक्स में एफ ई कॉस 30 है, ठीक है, और इसमें एम जी कॉस 60 है। क्लियर? ठीक है। एफ ई की वैल्यू क्या होगी? दोनों पे इनिशियली चार्ज क्या था? सॉरी, दोनों पे चार्ज क्या है? क्यू। तो क्या लिख सकते हैं? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज कॉस 30? √3/2। ठीक है। एम जी कॉस 60 कितना होगा? 1/2। क्लियर? इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर √3 इज इक्वल टू एम जी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम इस साइड हम साइन समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू एफ ई साइन 30 प्लस एम जी साइन 60। ठीक है। अब हमें हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्यू की वैल्यू, वो हमको इसी इक्वेशन से मिल रही है, तो हमको इस इक्वेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, वी डोंट नो व्हाट इज रिएक्शन, तो वी डोंट नीड दिस इक्वेशन, तो वी कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस ओनली। ठीक है। चलिए, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर अपॉन के √3। के की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, विच इज 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आर स्क्वायर बाय √3। ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? दिस इज ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और r बाहर आ जाएगा। सो 4 का स्क्वायर रूट 2, दिस इज 2r, देन पाई, जस्ट अ मिनट, पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन √3। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ ईदर। ओके, सो आप ये क्वेश्चन ट्राई करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।